हाय हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है इनकी मतलब लॉ क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग आपके साथ में जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं इनकम टैक्स के इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि होता है टीडीएस और एडवांस टैक्स। टीडीएस आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा। जो भी लोग सैलरीड पर्सन होते हैं वो ये वाली बात बोलते हैं कि हमारा टीडीएस कट गया है, हमारा टीडीएस का क्या होगा, या हमारा टीडीएस रिटर्न आया है। या आप लोगों ने सुना होगा कि एडवांस टैक्स पे कर दिया है। तो अभी एडवांस टैक्स पे करना क्या है, टीडीएस क्या है, तो उसके बारे में हम आज समझेंगे। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा, जो भी लोग चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट हमें दिखा दीजिएगा। सबसे पहले टीडीएस क्या होता है, तो टीडीएस की फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जब भी एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय को, देखिए मेरी बात समझिएगा, क्या आप लोगों को शुरुआत में ही पता होता है कि आपकी सैलरी टैक्सेबल बनेगी या नहीं बनेगी? आप एक एम्प्लॉय हैं, एक आपका एम्प्लॉयर है, यानी कि एक आपका मालिक है और आप उसके नौकर हैं। तो एक मालिक को नहीं पता होता कि आपकी सैलरी टैक्सेबल बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। हो सकता है वो आपको कुछ प्रमोशन भी दे, सर हो सकता है आपका सैलरी इंक्रीमेंट हो आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। तो ये सब बातें हो सकती हैं। तो शुरुआत में ही वो हर महीने आपकी सैलरी का एक पर्टिकुलर परसेंटेज, जो कि 10% तक रहता है, वो डिडक्ट कर लेता है। यही उसको टीडीएस बोला जाता है। अगर आपकी सैलरी फाइनल ईयर जब आपका बनेगा, यानी कि जब पूरा का पूरा आपका जिस साल में आपको टैक्स पे करना है उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी इतनी नहीं होती है कि आपकी वो टैक्सेबल बने, तो आप बस एक टीडीएस रिटर्न का फॉर्म फाइल करते हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, और इनकम टैक्स की तरफ से आपको आपका पूरा का पूरा टीडीएस का रिटर्न आ जाता है। लेकिन अगर सपोज करिए आपकी सैलरी उसमें टैक्सेबल बन जाती है, तो जितनी भी सैलरी का आप टैक्स पे कर रहे हो वो टैक्स डिडक्ट होकर रिमेनिंग अमाउंट आपको रिसीव हो जाता है। तो आई होप सो आज के बाद आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी इस बारे में जानने की कि टीडीएस क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल भाषा में हम लोगों ने एक बात समझ ली। बिकॉज ऑफ हम लोगों को ये पता नहीं होता हमारी सैलरी टैक्सेबल बनेगी या नहीं बनेगी, तो शुरुआत में ही कुछ अमाउंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हमारे एम्प्लॉयर द्वारा जमा कर दिया जाता है, जो बाद में हम लोगों को रिसीव हो जाता है अगर हमारी सैलरी टैक्सेबल नहीं बनती है। और अगर बन जाती है तो उतना अमाउंट डिडक्ट होकर जितना टैक्स हमें पे करना है बाकी हमें रिटर्न हो जाता है। तो ये बहुत ही आसान था। अब बात करते हैं एडवांस टैक्स की। एडवांस टैक्स भरना एक मैंडेटरी पार्ट है। अगर आप लोग इसको समझ लें तो बहुत ही आसान होगा। एडवांस टैक्स ना भरने के केस में पेनल्टीज़ भी लग जाती हैं। ये मोस्टली एडवांस टैक्स वगैरह भरने का पार्ट कंपनी के ऊपर रहता है, यानी कि एम्प्लॉयर के ऊपर रहता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो एडवांस टैक्स की जो इंस्टॉलमेंट होती हैं 4 पार्ट में बनती हैं। सबसे पहले ये 15 से शुरू होती है, तो यानी कि ये 15 जून तक रहती है। यानी कि आप लोगों को जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से होता है, तो 1 अप्रैल से लेके 15 जून तक, या 15 जून से आप पहले करा सकते हैं, 15 जून तक करा दीजिए। दूसरी जो रहती है 15 सितंबर तक रहती है, तीसरी 15 दिसंबर तक, और चौथी आप लोगों की 15 मार्च तक। अब सर ये 15%, 45, 75 और 100% क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले ही कंपनी जो होती है वो साल की शुरुआत में ही अनुमान लगा लेती है कि हमारे पास में इतना टैक्स की लायबिलिटी हमारी बनने वाली है, जो एक अमूमन रूप से कंपनी का काम होता है। तो कंपनी क्या करती है, जितना भी उसकी लायबिलिटी बनने वाली है वो उसके हिसाब से एक पर्टिकुलर अमाउंट टैक्स का जमा करवा देती है। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास शुरुआत में 100 रुपये मैंने सोचा 100 रुपये मेरा टैक्स बनेगा, तो मैंने यहाँ पे 15 रुपये जमा करा दिए। अब मैं क्या करूँगा, मैं अब 45% तक जमा कराऊंगा। देखिए 15 रुपये मैं और जमा करा चुका हूँ, तो 30 रुपये अगर मैं और जमा कराऊंगा तो क्या ये 45% हो जाएगा या नहीं, आप लोग मुझे इतना बताइएगा। तो आई होप ये 45% कैसे आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। यानी कि पहले 15% तक जमा कराना होता है, फिर 45% तक। इसका मतलब है कि आपको यहाँ से यहाँ तक 30 रुपये जमा कराने पड़े। फिर 75% तक है, मतलब अगेन आपको कितने रुपये देने पड़ रहे हैं, 30 रुपये। फिर उसके बाद 100% है, यानी कि बाद में आपको कितने देने पड़ रहे हैं, 25 रुपये। तब जाके आपका 100% हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि अगर आप इसके हिसाब से जोड़ेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी। 25, 15, 100, ये 90 हो जाएगा, और ये 225 के समथिंग वैल्यू हो जाएगी, और ये नहीं रहता है। तो आई होप ये कैसा है, ये क्लियर हो गया होगा। पहले 15% है, फिर उसी को 45% करना है, यानी कि 30 रुपये और देने हो रहे हैं, 30% और देने पड़ रहे हैं। फिर इसको 75% करना है, मतलब 30% और देना पड़ रहा है, और 100% करने के लिए 25% और देना पड़ रहा है। तो ये सब बातें आपको क्लियर होंगी। अच्छा, अगर एक मान लीजिए अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं तो क्या आप पे कोई पेनल्टी इम्पोज होगी, तो इसका जवाब है हाँ। आप पे जो पेनल्टी लगती है वो 1% ऑफ इंटरेस्ट लगता है, सिंपल इंटरेस्ट की रेट से, ध्यान रखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होता ये। 1% ऑफ इंटरेस्ट लगता है सिंपल इंटरेस्ट की रेट से। जैसे मान लीजिए मैं शुरुआत के 15 रुपये जमा करने में 15% सबमिट करने में
सक्सेसफुल नहीं हुआ, मैंने इसको बाद में सबमिट करा, तो ये जो 15% होगा ये तो मुझे सबमिट करना ही है, और 45% यानी कि 30% और सबमिट करना है, तभी उसका 45% हो पाएगा। लेकिन अब मुझे एक बात और ध्यान रखना है, इस 15% पे ब्याज लगेगा 1% की रेट से। लेकिन कितने महीने का? तो जवाब है 15 जून तक करना था, तो 3 महीने का ब्याज लगेगा। अगर सपोज करो मैं ये 45% भी सबमिट करने में कारगर नहीं हो पाता तो क्या होता? तो 15% तो मैं करता ही करता, फिर 45 बनाने के लिए 30% करता, और 75 बनाने के लिए 30 और करता। लेकिन बिकॉज 15% पे अब जो मेरा ब्याज लगता वो कितने महीने का लगता? तो वो जो मेरा ब्याज लगता वो लगता 6 महीने का, क्योंकि अब मुझे 15 जून से 15 दिसंबर तक 6 महीने हो चुके हैं। और यहाँ पे अगर मैं ब्याज की बात करूँ जो 30 पर लगेगा वो कितने महीने का लगेगा? वो केवल अभी 3 महीने का ही लगेगा। रीज़न, सितंबर से दिसंबर तक अभी केवल 3 महीने ही आपके इस पे बैठ रहे हैं। आई होप मेरी बात क्लियर है। और अगर आप अगली बार भी देने के लायक नहीं रहते तो 15% पे तो लगता 9 महीने का, बाकी के 30 रुपये पे लगता कितने महीने का? 3 महीने का, वो सॉरी 6 महीने का हो जाता। और यहाँ से यहाँ तक आपके कितने रुपए बैठ रहे हैं? तो वो जो सॉरी उसके बाद में आपके 30 रुपये और बैठ रहे हैं, तो वो वहाँ पे आपका 3 महीने का इंटरेस्ट लगता। आई होप मेरी बातें क्लियर हो गई होंगी। बिकॉज ऑफ यहाँ से लास्ट तक है तो 9 महीने, यहाँ से यहाँ तक है तो 6 महीने, और उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक है तो कितने महीने मेरे भाई? वो केवल 3 महीने का हिसाब ही बन पाता। तो आई होप सो आप लोगों को मेरी बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और ये कोई भी डाउट अगर तब भी रहता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी बात रख सकते हैं। एग्जाम में आपसे ये परसेंटेज और ये डेट ही पूछेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप वो कोड रिमेंबर रख सकते हैं। और अगर क्लासेस अच्छी लगें तो प्लीज़ थम्स अप करके अपना लाइक और शेयर हम लोगों को कर दीजिए करिए, क्योंकि बिकॉज आपकी बिना सपोर्ट के ये चैनल ग्रोथ नहीं कर पाएगा। थैंक यू सो मच।